उसके बाद दूसरा हम बनाएंगे एक करंट कैरिंग सोलोनॉइड। तो करंट कैरिंग सोलोनॉइड इस तरीके से बना लीजिए। ये एक सोलोनॉइड है जो कि करंट कैरी कर रही है, तो यहाँ पर एक इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दो और नेगेटिव टर्मिनल से। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव में से करंट निकलेगा ऐसे, तो इधर ऐसे जा रहा है करंट, ऐसे। और फिर ऐसे घूम के फाइनली ये नेगेटिव टर्मिनल में आ जाएगा। ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि करंट को मैं जिस डायरेक्शन से भी देख रहा हूँ, तो मैं ये देखूंगा कि उसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है। तो करंट क्योंकि इस तरह से एंटी ऐसे क्लॉकवाइज जा रहा है, तो क्लॉकवाइज जहां पर भी करंट जाएगा वो आपका साउथ फेस हो जाएगा। और एंटी क्लॉकवाइज बोला कैसे जाता है, एंटी क्लॉकवाइज, तो जैसे एंटी मैं बोल रहा हूँ तो उसमें पहले एन बोला जा रहा है ना, तो एन मतलब नॉर्थ पोल। ठीक है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज मैं इस चीज को यहां से देख रहा हूँ तो मुझे क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, तो साउथ, ये साउथ फेस हो गया सोलोनॉइड का। और जब मैं इधर से देखूंगा तो यही चीज मुझे एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगी, तो ये नॉर्थ फेस हो गया। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में जाती हैं एक्सटर्नली, और इंटरनली साउथ से नॉर्थ। नॉर्थ से निकली, साउथ में गई, और इंटरनली साउथ से नॉर्थ। ऐसे ही नीचे वाली तरफ भी ऐसे ही होगा कि नॉर्थ से निकली, साउथ में गई, और इंटरनली साउथ से नॉर्थ। नॉर्थ से निकली और साउथ में गई, और इंटरनली साउथ से नॉर्थ। ये हो गया। ठीक है। तो अगर इन दोनों के हम मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स देखें तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स जो है वो आपस में रिजेंबल कर रहे हैं। तो ये हमारा तीसरा रिजेंबलेंस हो गया, तीसरी सिमिलैरिटी हो गई। किसमें, एक करंट कैरिंग सोलोनॉइड में और एक बार मैग्नेट में। उसके बाद, ठीक है, हाँ? उसके बाद फोर्थ लिखेंगे द मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ बोथ द बार मैग्नेट। यहां लिख लें फिगर बी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। करंट कैरिंग सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। फिर चौथा देखेंगे। चौथे में लिखेंगे द मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ बोथ द बार मैग्नेट एंड करंट कैरिंग सोलेनॉइड। द मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ बोथ द बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ बोथ द बार मैग्नेट एंड both the bar magnet and current carrying solenoid, both the bar magnet and current carrying solenoid at any far away axial point, at any far away axial point are given by the same expression. Are given by the same expression. B axial is equal to mu naught upon 4 pi into 2m upon r cube. Mu naught upon 4 pi into 2m upon r cube. Thus a magnet
and thus a magnet and a solenoid produce similar magnetic fields. Thus a magnet and a solenoid produce similar magnetic. सर ये बी एक्चुअल में एम क्या है? ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ये जो 2m है, m जो है ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, ठीक है। यस सर। ठीक है, अच्छा अब आप देखिएगा कि ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया टॉपिक बार मैग्नेट एज अ सोलोनॉइड। तो बार मैग्नेट एज अ सोलोनॉइड देने का मतलब ही ये है कि इन 4 पॉइंट्स में से, ये सिलेबस में स्पेशली मेंशन्ड है, इन 4 पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट आपसे पूछ लिया जाएगा, उसी में ऑब्जेक्टिव टाइप बना देंगे क्वेश्चन। हाँ हाँ, इस वाले टॉपिक में कोई डेरिवेशन नहीं है। कहाँ है, दिखाओ दिखाओ। ये जो है आपका बार मैग्नेट इंश्योरेंस में, ठीक है। जरूरत नहीं, जरूरत नहीं है। देखिए अगर थ्योरेटिकल होता ना, अगर सब्जेक्टिव होता तो हम कर भी लेते, पर हमको करना ही नहीं है तो छोड़िए, उसकी जरूरत ही नहीं। ठीक है, बस इतना आपको करना है। ये 4 पॉइंट्स जो हैं, ये 4 पॉइंट्स हमको बताते हैं कि भाई बार मैग्नेट एक सोलोनॉइड की तरह बिहेव करता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 हमारा ये था कि जिस तरीके से एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है, वैसे ही एक करंट कैरिंग सोलोनॉइड भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है, पहली चीज। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जिस तरीके से कोई एक मैग्नेट है, वो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और रिपल्शन भी होता है सिमिलर पोल्स में, और अट्रैक्शन होता है अपोजिट पोल्स में, तो वही सेम प्रॉपर्टी अट्रैक्शन और रिपल्शन की सोलोनॉइड भी शो करती है। तीसरा जो सिमिलैरिटी वाला पॉइंट था वो ये है हमारा कि जब मैंने बार मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाई तो वो भी नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, और इंटरनली साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं। और जब सोलोनॉइड की हमने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बनाई तो वो भी आपकी नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं एक्सटर्नली, और इंटरनली साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है रिजेम्बलेंस का, वो ये है कि अगर किसी मैग्नेट के केस में मैं एक मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करता हूँ किसी एक्सियल पॉइंट पर, फार अवे एक्सियल पॉइंट पर, तो वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब आता है। और अगर सोलोनॉइड के केस में करते हैं तो वो भी यही आता है। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करता हूँ सोलोनॉइड का, तो उसका भी सेम फॉर्मूला है, वो भी सेम है, और अगर किसी मैग्नेट का करता हूँ तो वो भी सेम है। तो ये जो दोनों चीजें हैं इनमें ये सिमिलैरिटी है। उसके बाद एक टॉपिक है, हालांकि स्पेशली सिलेबस में मेंशन नहीं है, पर मेरी तरफ से कर लीजिए, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, छोटा सा ही टॉपिक है, क्योंकि गॉस लॉ हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का करा है, तो हो सकता है वो कंपैरेटिवली वो क्वेश्चन बन जाए कि कंपैरिजन पूछा जाए कि दोनों में कंपैरिजन क्या है, और बड़ा आसान सा है वो, तो थोड़ा सा ही है, वो कर लीजिए आप। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, इसको शॉर्ट में करेंगे हम। पहला आप लिखें कि गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स show that the show that the इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई बोल दीजिए, और इसको मैं क्या बोलता हूँ, क्लोज्ड लूप सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ये बोलते हैं हम। फ्लक्स जो है वो क्लोज लूप सरफेस इंटीग्रल होता है ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर का, ठीक है। तो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक शो दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस electric flux through any closed surface is 1 upon epsilon naught times the total charge
enclosed by that surface. हाँ, अच्छा, enclosed by that surface. यहाँ पर ये जो टोटल चार्ज है, इस टोटल चार्ज को अंडरलाइन कर लेना। ये पता नहीं क्यों स्पेशली मेंशन नहीं करा है गॉस लॉ, क्योंकि गॉस लॉ के बिना ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट है, ना मैग्नेटोस्टैटिक्स जो है आपकी वो कंप्लीट है। तो दोनों में ही जरूरत पड़ती है इसकी। तो आप सबसे पहले तो ये लिख लें कि क्लोज्ड लूप सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज। टोटल चार्ज क्यू हो गया है, तो ये Q/एप्सिलॉन नॉट होता है। और बेटा इसी को हम फाई ई बोल देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देते हैं इसी को। ठीक है, ये तो हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अब मैं बात करता हूं मैग्नेटोस्टैटिक्स, जिसको मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। इसमें नोट करें, सपोज दैट द क्लोज्ड सरफेस एनक्लोजेस एन suppose that the closed surface encloses an electric dipole which consists of suppose that the closed surface consists of an electric dipole which consists of two equal and opposite charges. Two equal and opposite charges. So Q net, नेट का मतलब टोटल चार्ज। भाई टोटल चार्ज की तो बात करी जा रही है, टोटल चार्ज। तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? एक चार्ज तो होता है माइनस क्यू और एक चार्ज होता है प्लस क्यू, ये दोनों कैंसिल आउट होकर जीरो बना देंगे। ठीक है, देयरफॉर क्लोज्ड लूप सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये आपका क्या हो जाएगा? ये जो क्यू है ये टोटल चार्ज है, इस क्यू की जगह क्या आ गया? जीरो। 0/एप्सिलॉन नॉट, ये जीरो हो गया, है ना। सवाल ये होगा कि हम तो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं, ये सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्यों आप कंसेप्ट रिवाइज करवा रहे हैं? बताता हूँ। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में नेगेटिव चार्ज होगा और पॉजिटिव चार्ज होगा, एंड दैट दे बोथ आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ऐसा होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल में। हाँ, जो मैग्नेट है, मैग्नेट तो होता ही डाइपोल है। तो मैग्नेट तो होता ही डाइपोल है, तो मैग्नेट में जो नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगा, ठीक उसी का जस्ट अपोजिट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो साउथ पोल का होगा। तो अगर किसी सरफेस के अंदर मैग्नेट रखी हुई है, तो जितना नॉर्थ पोल का स्ट्रेंथ होगा उतना ही साउथ पोल का स्ट्रेंथ होगा, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल करता है, तो टोटल चार्ज जो है मैग्नेट की वजह से जीरो हो जाएगा। जब टोटल चार्ज जीरो, तो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म ये कहता है कि हमेशा सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही होगा। जैसे सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आया, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल जो मैग्नेट जो है वो हमेशा डाइपोल ही होता है, समझ गए। उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग अलग नहीं करा जा सकता। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि वहां पर हमारा गॉस लॉ ये कहेगा कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही होगा। इसको आप नोट करें, मैग्नेटिक फील्ड, अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ओनली बाय अ मैग्नेटिक डाइपोल। नाउ a magnetic field is produced only by a magnetic dipole
only by a magnetic dipole, because isolated magnetic poles do not exist. Isolated magnetic poles do not exist, comma, so the above equation for magnetic field becomes closed loop surface integral of b vector dot ds vector is equal to 0. एक सरफेस है, उस सरफेस का टोटल चार्ज मैं इधर लिख रहा हूं, मान लीजिए ये कोई ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सरफेस है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। जो बच्चे भूल चुके हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है बता देता हूँ। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, वो स्मॉल डिस्टेंस को हम ले लेते हैं 2a। ठीक है, तो इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना हो गया बताओ? 0। भाई माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों को ऐड करोगे, टोटल चार्ज कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा ये जो गॉस लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला, ये कहेगा कि हमारा जो टोटल चार्ज है वो 0 हो गया। तो दैट्स वाई मैंने टोटल चार्ज की जगह 0 रखा। 0 अपॉन एनीथिंग क्या होता है? 0। तो 0 ही आ गया। ये तो गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए देखा जाए तो वो 0 बना देता है उसको। सिमिलरली यही सेम हमारे पास फील्ड है, ऐसे ही एक फील्ड है और इस फील्ड के अंदर मैंने एक मैग्नेट रख दी। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अगर नॉर्थ पोल पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्यूएम है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, तो साउथ पोल पर माइनस क्यूएम होगी। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट है। इन दोनों का भी एडिशन करेंगे तो टोटल मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी? 0। और जब वो 0 हो गई तो आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल वो भी 0 के बराबर हो जाएगा। ये होता है गॉस लॉ। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म हमेशा ये कहता है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाइवा का क्वेश्चन है कि गॉस लॉ में आप ऐसा क्या है मैग्नेटिज्म में कि गॉस लॉ हमेशा 0 के ही बराबर होता है। और ये क्या हो गया? जिस तरह से ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर को मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसी तरीके से मैं इसको क्या बोलूंगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, तो वो 0 होता है। ऐसा क्या किससे पता चलता है हमको? गॉस लॉ से। ठीक है, अगर मैं उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल से कंपेयर करके देखूं तो, क्योंकि मैग्नेट को हमेशा हम मैग्नेटिक डाइपोल ही बोलते हैं। तो इसका स्टेटमेंट लिख लो। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म स्टेट्स दैट Gauss law in magnetism states that surface integral of a magnetic field over a closed surface over a closed surface is always 0। ये हमेशा 0 होता है। ठीक है, इतना नोट करें बस, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। सर अभी कितने टॉपिक रह रहे हैं इस चैप्टर में? आखिरी है बेटा, आखिरी। अच्छा, मतलब आज खत्म हो जाएगा ये? अभी खत्म कर रहा हूं। अच्छा ठीक है। अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड
अब अर्थ जो है, पूरी की पूरी जो अर्थ है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। किस तरीके से? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ये हमारे लिए कोई नया नहीं है, ये हम 10th क्लास में कर चुके हैं, लेकिन हमको इसकी टर्म्स सबसे पहले खुद समझनी जरूरी है। जब तक हम उनको खुद नहीं समझेंगे, हम उसको ना तो न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे, और ना ही अगर कोई डेफिनेशन हमसे पूछ ली जाती है तो हम उसमें कॉन्फिडेंटली लिख पाएंगे। क्योंकि इसमें क्या है, आपने देखा होगा जो सिलेबस हमको इस बार मेंशन्ड है, जो दे रखा है, उसमें ये दे रखा है, लास्ट का जो टॉपिक है वो यही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे रखा है पहले तो, बार मैग्नेट एज अ सोलोनॉइड के बाद गॉस लॉ नहीं दे रखा, वो हमने करा है, लेकिन दे नहीं रखा सिलेबस में। पर मेरे हिसाब से ये है कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले में भी अगर वो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो शायद वो मैग्नेटिज्म से कंपेयर करके आपसे पूछ सकते हैं। सिर्फ ये सोच के कि ये तो बहुत बेसिक है, मैग्नेटिज्म में अगर किसी ने गॉस लॉ नहीं करा तो नहीं करा, फिर कुछ भी नहीं करा। तो इसलिए वो हमने कर लिया। उसके बाद दे रखा है अगला टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम कर चुके हैं पहले ही इसी चैप्टर में। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो दे रखा है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एलिमेंट्स। तो यहाँ पर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो पूरी की पूरी अर्थ है, वो एक बहुत बड़ी ह्यूज इमेजिनरी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ये हमने 10th में पढ़ा था। कैसे बिहेव करती है वो हम एग्जैक्टली अब बताएंगे आपको, किस तरीके से वो बिहेव करती है। और उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स का मतलब कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हमने 10th में नहीं पढ़े थे, अब पढ़ेंगे। तो आप ये देखो कि जो अर्थ है, अर्थ की जो शेप है, अर्थ की शेप होती है स्फेरिकल। तो हम क्या करेंगे, एक स्फेरिकल शेप हमने ऐसे बना ली अर्थ की। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये जानता हूं कि कोई भी अगर मेरे पास मैग्नेट है ना, कोई भी अगर हमारे पास मैग्नेट है, उस मैग्नेट को अगर हमने किसी भी थ्रेड की हेल्प से लटका दिया, लटकाने का मतलब फ्रीली सस्पेंड कर दिया, तो मैंने इसको इस तरह से लटकाया, या ऐसे लटकाया, कैसे भी मैंने इसको टेढ़ा मेढ़ा करा, ये थोड़ी देर बाद ना एक पोजीशन पर आकर अलाइन हो जाएगी। थोड़ी देर तक की अगर मान लीजिए मैंने पूरी तरह इसको घुमा भी दिया, तो ये घूमेगी, थोड़ा सा इसका जो थ्रेड है वो ट्विस्ट हो जाएगा, फिर उसके जो ट्विस्ट हैं वो खुलेंगे, आगे पीछे थोड़ा बहुत हिलेगी। उसके बाद ये एक डायरेक्शन में आकर अलाइन हो जाएगी। वो जो डायरेक्शन है वो होती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हम ये कहते हैं, हमेशा हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक मैग्नेटिक कंपास है। उस मैग्नेटिक कंपास को, मैं यहाँ पर गाजियाबाद में बैठा हूँ, तो मैं ये कहूंगा कि ये जहाँ पर है ना, ये नॉर्थ की डायरेक्शन दिखा रही है। मैं मेरठ में चला जाऊँ, मैं वहां पर उसको देखूंगा तो मैं कहूंगा ये नॉर्थ की डायरेक्शन दिखा रही है। तो मैं अर्थ पर कहीं भी किसी भी कोने में चला जाऊं, वो मेरे को नॉर्थ की डायरेक्शन ही दिखाती रहेगी, मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास से हमने ये पता लगा लिया कि भाई हमारा नॉर्थ का डायरेक्शन कहाँ पर है। ठीक है, हमने ये पता लगा लिया। उसके बाद हम ये कहते हैं नॉर्थ की डायरेक्शन का पता चल गया, तो राइट अपोजिट टू दैट, राइट अपोजिट टू दैट का मतलब ये है कि अगर मैंने इस तरफ मुंह कर रखा है तो ठीक मेरे पीछे वो साउथ हो गया। ठीक है, तो अगर नॉर्थ इस तरफ है तो इसके ठीक अपोजिट जो है ये साउथ हो गया। तो ये हमने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन देखी थी। अभी मुझे एक चीज देखनी है कि अब अगर मैं पूरे अर्थ की बात करूं, पूरे के पूरे अर्थ की बात करूं, तो मैं ये जानता हूं, हम ज्योग्राफी में भी ये चीज पढ़ चुके हैं कि अर्थ जो है वो अपनी एक सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है। तो एक जो ये स्फीयर है, हालांकि परफेक्ट स्फीयर नहीं होता, इसी वजह से एक थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा वेरिएशन भी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। ये परफेक्ट स्फीयर तो नहीं है, पर चलिए हमने स्फीयर मान रखा है। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि वर्टिकली, वर्टिकली एक ऐसी एक्सिस यहां से पास होती है जिस एक्सिस के चारों तरफ अर्थ जो है वो इस तरह से रोटेट करती है। इसको हम कह देते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है
ज्योग्राफिक एक्सेस या ज्योग्राफिकल एक्सेस, इसको ज्योग्राफिक एक्सेस बोल देते हैं। जो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको हम बोल देते हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ। और ये जो इसका बॉटम वाला पॉइंट है, इसको हम बोल देते हैं ज्योग्राफिक साउथ। अब ये जो अर्थ है, इस अर्थ पर पूरे नक्शे वगैरह सब बने हुए हैं, कहीं पर अमेरिका है, कहीं पर रशिया है, कहीं पर इंडिया है, कहीं पर कोई और कंट्री है, ठीक है। तो वो सारे नक्शे बने हुए हैं। तो मैं ये जो नॉर्थ और साउथ की बात कर रहा हूँ, ये नॉर्थ और साउथ इंडिया का नहीं है, ये पूरे ग्लोब का है, यानी कि पूरी अर्थ का नॉर्थ और साउथ है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि इस अर्थ पर दुनिया के किसी भी देश में जाके मैं एक सीलिंग पर, छत पर एक थ्रेड बांधकर और एक मैग्नेट को लटका देता हूँ, ठीक है। तो सोचो कि हमने मैग्नेट को अर्थ के, मान लो यहाँ पर इस सेंट्रल पॉइंट पर रशिया है या जापान है, हम जापान में, हमने यहाँ पर एक मैग्नेट को लटका दिया। ये मैग्नेट को मैंने लटका के ना अच्छे तरह से ट्विस्ट कर दिया, घुमा दिया। घुमाने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया। तो ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट ऐसे ऐसे आकर रुक जाएगी। और मैग्नेट पर मार्क्ड होता है कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल कौन सा और मैग्नेट का साउथ पोल कौन सा है। तो ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। तो मैं क्या करूंगा कि जो मैग्नेट रुकी ना आके, तो मैं एक काम करूंगा, मैं इस मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल को ज्वाइन करते 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 एक सीधी लाइन बना दूंगा, ठीक है। एक सीधी लाइन बना दूंगा इनको ज्वाइन करते हुए। मैंने थोड़ा सा ज्यादा टिल्ट कर दिया, इसको उतना टिल्ट करने की जरूरत है नहीं। ये ऐसे, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इनको ज्वाइन करने वाली एक एक्सिस बनाऊंगा ऐसे। ये जो एक बार मैग्नेट, ओरिजिनल बार मैग्नेट, मैंने एक बार मैग्नेट लटकाई यहाँ पर, सोचो सेंटर में कहीं पर रशिया है या जापान है, वहां पर हमने उस, वहां पर किसी भी हम कमरे में गए और कमरे में जाकर हमने एक बार मैग्नेट लटकाई, तो हमने देखा ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मतलब ये इस डायरेक्शन में अलाइन कर गई। तो मैंने इन दोनों को ज्वाइन करते 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 एक बहुत लंबी लाइन ड्रॉ कर ली कि पूरे अर्थ को कवर कर जाए, इतनी लंबी लाइन। तो ये वाली जो एक्सिस है, दिस एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। एक्सिस ऑफ रोटेशन वो होती है अर्थ की जिस एक्सिस के चारों तरफ अर्थ गोल 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 रोटेट कर रही होती है, अपनी ही एक्सिस के चारों तरफ जो रोटेट करती है वो होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन। उस एक्सिस ऑफ रोटेशन को ही मैं बोल देता हूँ ज्योग्राफिकल एक्सिस। ज्योग्राफिकल एक्सिस हमारा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का पहला एलिमेंट है, ठीक है। पहला एलिमेंट है, ये एक टॉपिक है, अभी लिखवा दूंगा, इनकी डेफिनेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। और दो एक एंगल और मैग्नीट्यूड निकालने वाले क्वेश्चन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप, वो आपने पढ़ा होगा शायद, ठीक है, करा दूंगा अभी। तो ये तो हो गई ज्योग्राफिक एक्सेस। इसमें जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है जो अर्थ को टच करता है, ये कहलाता है ज्योग्राफिक नॉर्थ। सबसे नीचे वाला पॉइंट, दिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिक साउथ। एक इमेजिनरी बार मैग्नेट अर्थ के किसी भी कोने पर जाकर मैंने लटका दी, तो वो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करती है, तो उस मैग्नेट के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को ज्वाइन करती हुई एक स्ट्रेट लाइन बना दी। दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। ये ज्योग्राफिक एक्सिस है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है। ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में अप्रोक्सीमेटली एक एंगल बनता है, वो एंगल होता है हमेशा 12 डिग्री का, 12 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन से स्टडी करा है, इसका कोई वैलिड प्रूफ वगैरह कुछ नहीं समझ में आया। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये क्योंकि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, इस वजह से देयर इज अ गैप बिटवीन ज्योग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस। अगर ये परफेक्ट स्फीयर होता तो ये गैप ना होता, ठीक। अच्छा, फिर क्या हुआ, दिमाग में ये आता है कि भाई इसको फिर घुमाता हूँ मैं, तो मैग्नेट को फिर से घुमा दिया, भाई वो आके फिर से यहीं पर अटक गई। फिर से घुमा दिया, फिर से अटक गई, कई कई बार घुमा कर देख लिया, सुबह भी कि चलो सुबह देखते हैं, क्या पता मैग्नेटिक फील्ड सुबह कुछ और होता हो, शाम को कुछ और होता हो। तो दिन के अलग अलग टाइम पर, साल के अलग अलग मौसम में घुमा कर देख लिया, वो यहीं पर आकर रुकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक एक्सिस फिक्स है।
अर्थ कभी भी एक तरफ ज्यादा तेजी से और एक तरफ कम तेजी से नहीं घूमती, यानी कि अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन भी ये है, इसमें कभी कोई चेंज नहीं होता। तो जब हमने देखा कि इन सभी चीजों में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है 365 के 365 दिन पूरे साल, तो क्या हुआ, एक नतीजे पर पहुंचे कि कुछ तो ऐसी बात होगी ना, कुछ तो ऐसी बात होगी कि ये जो है इसी डायरेक्शन में रुक रहा है, इस साउथ, ये जो इसका साउथ पोल है मैग्नेट का, इसको कोई ना कोई चीज तो यहाँ पर रोक रखा है ना किसी चीज ने, और इसका जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, इसको भी किसी ना किसी चीज ने यहाँ रोक रखा है। तो हमने कहा कि अर्थ जो है ये इमेजिनरीली, हाइपोथेटिकली, पूरी की पूरी अर्थ जो है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। किस तरह से, ऐसे, ये जो अर्थ है ये पूरी तरह से एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ये नॉर्थ पोल यहाँ पर क्यों रुका हुआ है, क्योंकि इसको एक अर्थ के बहुत बड़े साउथ पोल ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा है। ये साउथ पोल यहाँ क्यों रुका हुआ है, क्योंकि इसको अर्थ के बहुत बड़े नॉर्थ पोल ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये जो मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, ये जो पूरा एक बार बना दिया, हमने ये कहा कि ये जो पूरी की पूरी अर्थ है ना, ये पूरी की पूरी अर्थ ये इस एक बड़े बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। ठीक है, अंदर जो टुकड़ा है छोटे वाला, समझ लीजिए कि ये वो मैग्नेट है जिस मैग्नेट के साथ हम लोग खेलते हैं। ठीक है, जिस मैग्नेट के साथ हम खेलते हैं, फिजिकल मैग्नेट। ठीक है, और ये जो बड़ी मैग्नेट है, ये बड़ी मैग्नेट कौन सी मैग्नेट है कि पूरे के पूरे अर्थ को हमने एक इमेजिनरी मैग्नेट मान लिया। ठीक, तो ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है, अर्थ के मैग्नेट का। तो अब क्या होगा कि अर्थ की जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी वो कहां से कहां जाएंगी, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी है नॉर्थ से साउथ ही जाती है, नॉर्थ से साउथ ही जाती है। तो जब मैं अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड देखूंगा कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कहाँ है इस पूरे यूनिवर्स में, ठीक है, तो वो अर्थ से बाहर निकलता हुआ होगा, और निकलेगा कहाँ से, अर्थ के नॉर्थ पोल से, और आएगा कहाँ पर, अर्थ के साउथ पोल में। ठीक है, तो इसकी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनेगी बेटा, वो ऐसे बनेगी, नॉर्थ से निकली, साउथ में आई। ठीक है, और अंदर फिर वही साउथ से नॉर्थ की तरफ लूप कंप्लीट करेंगे, ऐसे ही दूसरी तरफ भी नॉर्थ से निकली, साउथ में आई, और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ, और बना लीजिए। ठीक है, तो हम ये कहते हैं क्योंकि 12 डिग्री का जो एंगल है ना, वो कोई बहुत बड़ा एंगल नहीं है, 12 डिग्री का एंगल कोई बहुत बड़ा एंगल नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि इसी वजह से ये चीज ये पूछ ली जाती है कई बार एग्जाम में कि जो अर्थ की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो कहाँ से कहाँ जाती हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये वाला पॉइंट क्या है बेटा, ज्योग्राफिक साउथ, और ये वाला पॉइंट क्या है, ज्योग्राफिक, सॉरी ये है ज्योग्राफिक नॉर्थ और ये है ज्योग्राफिक साउथ। तो अगर इसको हल्का सा आप सोचोगे, ये 12 डिग्री एंगल था ही नहीं, ये 12 डिग्री एंगल था ही नहीं, जो हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्योग्राफिक एक्सिस पर ही अलाइन कर रहा है, मान लिया अगर, तो हम ये कहेंगे कि ये ज्योग्राफिक साउथ से ज्योग्राफिक नॉर्थ तक जा रही है। ठीक है, अर्थ एक इमेजिनरी मैग्नेट है इतनी बड़ी, जो अर्थ की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो अर्थ के नॉर्थ पोल से अर्थ के साउथ पोल तक जाती हैं, लेकिन ज्योग्राफिक साउथ से ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ जाती हैं। नहीं समझे भाई, नीचे की तरफ क्या है, ज्योग्राफिक साउथ है ना, ठीक है, और ऊपर की तरफ क्या है, ज्योग्राफिक नॉर्थ। हम जा कहां से रहे हैं, एक्चुअली तो ये एक इमेजिनरी मैग्नेट है, ये हमको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ज्योग्राफिक साउथ और ज्योग्राफिक नॉर्थ सबको दिखाई देता है, पूरे वर्ल्ड का साउथ सबको पता है कहाँ है, पूरे वर्ल्ड का नॉर्थ कहाँ है वो सबको पता है। हम पूरे वर्ल्ड के ईस्ट में बैठे हुए हैं, पता है ना, हम पूरे वर्ल्ड के ईस्ट में बैठे हुए हैं। ठीक, एशिया ईस्ट में है, ठीक, तो हम एशिया में ही तो हैं, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे। ठीक है, तो जरा देखिएगा, ये इसी वजह से ये कहा जाता है कि अर्थ जो एक इमेजिनरी मैग्नेट है, उसकी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो अर्थ के नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जाती हैं, लेकिन ज्योग्राफिक साउथ से ज्योग्राफिक नॉर्थ तक जाती है। समझ गए, क्योंकि ज्योग्राफिक नॉर्थ कहाँ, ज्योग्राफिक साउथ कहाँ है, अर्थ के नॉर्थ पोल के पास में। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। बताइए जी, क्लियर है सबको, ये सब कुछ क्लियर है। ठीक है, अब इनकी छोटी छोटी सी डेफिनेशन है जो मैग्नेटिक एलिमेंट। हम कौन होते हैं बनाने वाले, ये तो इमेजिनेशन है। आर्टिफिशियल हाँ बनाई जा सकती है। हाँ।
उसके पोल्स इसी तरीके से स्टडी करेंगे जैसे, हाँ बार मैग्नेट, जो भी एक मैग्नेट है ना, उस मैग्नेट को हम बार मैग्नेट के से ही रिप्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोलोनॉइड भी है, तो सोलोनॉइड भी कोई एक ना तो स्फीयर है ना सिलेंडर है, एक हेलिकल शेप का है, अलग ही फिगर है। तो उसको भी जब हम स्टडी करते हैं तो बार मैग्नेट से कंपेयर करके स्टडी करते हैं। अर्थ भी जो है वो पूरा का पूरा स्फीयर है, तो स्फेरिकल मैग्नेट है, लेकिन हम भी उसको जो है वो ऐसे ही स्टडी करते हैं जैसे कि एक बड़ी सी बार मैग्नेट। स्टडी करने का तरीका है, ठीक है ना, क्योंकि उनको जो उसके पोल्स है ना, उनके पोल्स को हम अलग अलग तोड़ नहीं सकते। नॉर्थ और साउथ पोल रहेंगे ही रहेंगे, साथ साथ एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, सभी को इतना सब कुछ क्लियर है? हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें। यस सर। ज्योग्राफिक नॉर्थ सबको समझ में आ यस गया? सर। ठीक है, तो ये हमारा मैग्नेटिक एक्सेस हो गया, ये हमारा ज्योग्राफिक एक्सेस हो गया। इसमें एक चीज और समझाना चाहूंगा मैं आपको। ठीक, ये तो बहुत सारी चीजें इसमें बना दी, तो मैं एक बार दोबारा से इधर एक डायग्राम बनाकर एक चीज और समझाऊंगा। देखिए जो हमने, हाँ हाँ, नहीं देखो, नॉर्थ से जा रही है और साउथ में पहुंच रही है। दिखाओ दिखाओ, मुझे दिखाओ, एक मिनट रुको, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रुको तो सही। ये जो NM और SM जो कह रहे हो ना, यही तो, कि NM में अंदर आ रही है और SM से बाहर निकल रही है, यही ना। तो जो ये NM है, ये क्या है, सॉरी, NM जो है, जो इन्होंने NM दिखा रखा है, वो M इज फॉर मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस का नॉर्थ पोल। तो ये वाला है वो, ये वाला N है, और इस वाले N से इस वाले N के अंदर ही आ रही है वो, ये देखो, इस वाले N के अंदर ही आ रही है, और इस वाले साउथ से बाहर ही निकल रही है। तो ये बार मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ है, ये अर्थ का नॉर्थ और साउथ है, और ये ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। मैं बता रहा हूँ, वो जो दिखाता है वो इस बार मैग्नेट का नॉर्थ दिखाता है मेरे को, वो इस बार मैग्नेट का नॉर्थ दिखाता है। और बार मैग्नेट का नॉर्थ कहाँ पर है? अर्थ के साउथ की तरफ, अर्थ के इमेजिनरी साउथ की तरफ। अर्थ एक इमेजिनरी मैग्नेट है, ठीक है, समझ गए जी। अब इसके बाद कुछ टर्म्स मेरे को नोट करनी है। पहला लिखेंगे ज्योग्राफिक एक्सेस। अच्छा, मैं एक चीज और बताने वाला था। देखिए ऐसा है कि अगर, ये चलो पहले दो तीन डेफिनेशन लिखो फिर बताऊंगा। मुझे एक टर्म और बतानी है आपको, मैग्नेटिक इक्वेटर, मुझे याद दिला देना। मैग्नेटिक इक्वेटर, हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा उसमें क्या लिखा हुआ है। तो पहला नोट करें, ज्योग्राफिक एक्सेस, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल नॉर्थ, हेडिंग डाल लेना, मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, इसमें लिखें द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ। फर्स्ट है geographic axis, the straight line passing through the geographical north the straight line passing through the geographical north and south poles of the earth
and south poles of the earth is called its geographic axis. Is called its geographic axis. It is also called, it is also axis of rotation of Earth. इसके बाद सेकंड देखिएगा, सेकंड एलिमेंट है मैग्नेटिक एक्सिस. The straight line passing through the magnetic north and south poles of the earth the straight line passing through the magnetic north and south poles आ रहा हूं बेटा, मैग्नेटिक मेरिडियन अलग चीज है बिल्कुल. मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर एक प्लेन होता है ना, उसको मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं. ज्योग्राफिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है उसको ज्योग्राफिकल मेरिडियन बोलते हैं. वो तो अलग ही एलिमेंट्स हैं, मैंने बताया ही नहीं अभी. थ्रू द मैग्नेटिक नॉर्थ, through the magnetic north and south poles of the earth. Magnetic north and south poles of the earth is called its magnetic axis. Is called its magnetic axis. ठीक है. इसके बाद जो है, इसके बाद मैं एक टर्म और बताऊंगा, मैग्नेटिक इक्वेटर. तो मैग्नेटिक इक्वेटर इधर ही बना देता हूं तो समझ जाएंगे आप. तो ज्यादा बड़ी चीज नहीं है इसमें. देखिए, जैसे मान लो ये अर्थ है, मैंने कहा कि ये अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, यानी कि जिसको हम ज्योग्राफिक एक्सिस बोलते हैं. ये जो ज्योग्राफिक एक्सिस है ना, ये यहाँ पर इसका सेंटर हो गया अर्थ का. तो यहां से एक सर्कल अगर हम अर्थ को दो टुकड़ों में डिवाइड करें, अर्थ को अगर हम दो टुकड़ों में डिवाइड करें तो क्या बन जाएगा, वो जो हम काटेंगे तो एक सर्कल बनेगा ना. ठीक है, वो एक सर्कल बनेगा, और वो जो सर्कल है जब हम उसको काटेंगे उस सर्कल के परपेंडिकुलर होगा ये ज्योग्राफिक एक्सिस. सर्कल के परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, तो ये जो सर्कल बना है ना, इसको बोलते हैं द ग्रेट सर्कल, और इसी को कहा जाता है मैग्नेटिक इक्वेटर. इसी को बोला जाता है मैग्नेटिक इक्वेटर. तो नोट करिएगा, मैग्नेटिक इक्वेटर वो होता है जो ज्योग्राफिक एक्सिस के परपेंडिकुलर एक सर्कुलर प्लेन होता है. ठीक, मैं किसी भी स्फीयर को, सॉलिड स्फीयर है ना अर्थ, कोई खोखला तो है नहीं, तो सॉलिड स्फीयर अगर अर्थ को ऐसे काट दिया जाए, ठीक, तो जब काटेंगे तो जिस एरिया पर उसको काटेंगे वो एरिया एक सर्कुलर एरिया बनेगा, और वो जो एरिया है दैट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर. ठीक है, तो इक्वेटर पर बड़ी अजीब अजीब सी प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं. उन प्रॉपर्टीज को कभी बाद में डिस्कस करेंगे. मैग्नेटिक इक्वेटर में लिखें, इट इज द ग्रेट सर्कल ऑन द अर्थ it is the great circle, it is the great circle on the earth, great circle on the earth perpendicular to the magnetic axis, perpendicular to the magnetic
परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस। सर ठीक मगर है, क्वेश्चन ये तो आपने डायग्राम बनाया है, उसमें आपने ज्योग्राफिक एक्सिस के परपेंडिकुलर शो करा है। ज्योग्राफिकल एक्सिस के देखो मैं यहाँ पर भी बना सकता हूँ, लेकिन वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ज्योग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो मैं एक सर्कुलर प्लेन बना लेता हूँ ना, उसी को हम मैग्नेटिक इक्वेटर बोल देते हैं। समझ गए? मगर सर आपने डेफिनेशन में तो मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर बताया है, और आपने डायग्राम जो बनाया ना सर ये साइड में छोटा सा, उसमें आपने ज्योग्राफिक एक्सिस के अच्छा 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 अच्छा, परपेंडिकुलर ठीक ठीक दिखाया। ठीक ठीक। देखिए, सुनो सुनो सुनो। क्या? हाँ हाँ, वो कोई नहीं, वो कोई नहीं, वो कोई नहीं। सुनिए, ये जो होता है ना, यहाँ पर हमारे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए। बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। ये जो 12 डिग्री का एंगल है ना, ये 12 डिग्री का एंगल, इतनी बड़ी जो अर्थ है उसके सामने ये 12 डिग्री का एंगल कुछ भी नहीं होता। तो हम ये कहते हैं, आपके दिमाग में एक चीज और आनी चाहिए थी कि यहाँ ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है, और यहाँ जो ये मैग्नेटिक एक्सिस है ये अर्थ का नॉर्थ है। तो ये नॉर्थ नॉर्थ जो है, ये इतने नजदीक कैसे हैं? ये तो रिपेल कर देना चाहिए था, इसको बिल्कुल दूर की तरफ रिपेल कर देना चाहिए था भाई। ये बार मैग्नेट का नॉर्थ है, ठीक है, और ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है। तो क्या है कि लगभग लगभग हम ये मान लेते हैं कि बीच का जो 12 डिग्री का एंगल है बहुत छोटा एंगल है। तो हम लगभग लगभग ये मान लेते हैं कि ये एक ही तरफ अलाइन कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक एक्सिस हो या ज्योग्राफिक एक्सिस हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, हम दोनों के परपेंडिकुलर उसको बोल सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? ओके, ये यस सर यस। हाँ हाँ, ठीक है। ये जो गैप है, ये इस गैप की वजह से ही हमको थोड़ी बहुत चीजें और भी पढ़नी है अभी इसमें। हमारे दो एलिमेंट्स बचे हैं, एक मैग्नेटिक मेरिडियन, एक ज्योग्राफिक मेरिडियन। बता देता हूँ, मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्लेन होता है, उस प्लेन को हम बोल देते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। और ज्योग्राफिक एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा उसको हम बोल देते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन। ठीक है, उन दोनों को एक इस वजह से नहीं बोल देते क्योंकि थोड़ा सा एंगल है उनके बीच में, जो बना हुआ है थोड़ा सा एंगल है। तो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो बाय डिफॉल्ट 12 डिग्री है। लेकिन आप जो हो, आप अभी 12th क्लास में हो, अभी आपको ये बताया भी नहीं गया 12 डिग्री, मैंने बताया है आपको। तो ये आपको चाहे तो मेंशन करने की जरूरत भी नहीं है। कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, टीचर को ये लगेगा कि हाँ भाई इसको थोड़ा सा ज्यादा पता है। तो 12 डिग्री का जो वो एंगल है उसी को हम बोल देते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, अल्फा बोलते हैं उसको। ठीक, ऐसे ही हम आगे एक देखेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और एक हमको देखना है एंगल ऑफ डिप। तो ये दो तीन टर्म्स हैं, ये आपका कल कंप्लीट हो जाएगा। और बिल्कुल डायरेक्ट डायरेक्ट इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। हाँ, दोबारा बोलो। कुछ नहीं, कहाँ पर दिखाओ ना। हाँ, तो ये तो अभी निकाल लेंगे ना। ये तो हमारा जो हमने प्रॉपर्टीज देखी, v इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 m अपॉन r क्यूब, उसी पर कुछ और चेंज कर रखा होगा ना। म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई r क्यूब, अच्छा ठीक है, ठीक है। आऊंगा, वो थोड़े बहुत जो चेंजेस है वो देखेंगे। ठीक है जी, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप समझिए चैप्टर तो ये आपका कंप्लीट है। ठीक है, कल एक क्लास और लूंगा तो फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे। अच्छा, संडे के लिए प्रिपेयर रहिएगा, संडे में 2 घंटे की आपकी क्लास में लूंगा। लास्ट संडे नहीं ले पाया था सभी का। तुम ही तो नहीं आ पाओगे, ये तो आएगा। अच्छा, तो तुम दोनों नहीं आओगे, बाकी तो सब आएंगे। हाँ चलो देखेंगे, पहले कल की क्लास करते हैं। अच्छा, तो अभी मैं आपको बस 5 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूँ, और फिर स्टार्ट करते हैं, मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे सिर्फ फिजिक्स वाले हैं वो अभी लीव कर सकते हैं, मीटिंग मैंने आज करा दिया जितना कराना था। ठीक है, सर हम मैथ्स में नया चैप्टर करने वाले हैं या पुराने क्वेश्चंस? एलपीपी स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा आज। सर एलपीपी में ना सर जो वर्ड प्रॉब्लम्स वाले हैं वो आ तो नहीं रहे, लेकिन हमारे एग्जाम में शायद सर दे दें, तो आप एक बार वो भी करा देंगे? कोई बात नहीं, पहले बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में वर्ड प्रॉब्लम भी करवा दूंगा। ठीक है, हाँ हाँ, मैथ्स में। ओके सर। ओके, कुछ पूछना तो नहीं है? अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। बस बेटा 2 मिनट में कर रहा हूँ अभी स्टार्ट। आईडी पासवर्ड सेम रहेगा।